हेलो दोस्तों, तो आज हम क्लास 10th के जैक बोर्ड का हिंदी का मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल लेकर के आ गए हैं जो आपके 19 फरवरी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें हम आप लोग को सेम पैटर्न पे आप लोग को वेरी इंपॉर्टेंट सवाल को बताने वाले हैं। जी हाँ बच्चों, सेम टू सेम पैटर्न, यानी कि आपके गद्यांश से कैसा सवाल रहने वाला है, पद्यांश से कैसा सवाल रहने वाला है और आपके व्याकरण से कैसे सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। और साथ ही साथ आपके कृतिका से कितने सवाल रहने वाले हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर जरूर कर देगा, ठीक है। और जी हां, आपके जो पिछले जो मैथ का एग्जाम था बच्चे उसमें काफी अच्छे किए हैं। 30 में से 30 भी किए हैं, ठीक है। 30 में से 29 किए, 28 किए, 25 किए और सब्जेक्टिव में भी फोड़ करके आए हैं, है ना। जो हमारा शुरू से वीडियो देखते आ रहे हैं, ठीक है, उनका काफ़ी अच्छा गया है एग्जाम। और हाँ, दो जो लाइव लिए थे हम नाइट में और मॉर्निंग में, वहाँ से सेम टू सेम सवाल को पटक दिया है, ठीक है, ऑब्जेक्टिव में, ठीक है। तो जो बच्चे लाइव में थे उन्हें काफ़ी मज़ा आया होगा आज। तो चलिए शुरू करते हैं आज हम लोग हिंदी का, ठीक है। और हिंदी को भी हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैक बोर्ड थोड़ा सा इस बार क्या कर रहा है कि घुमा घुमा के क्वेश्चन को दे रहा है, कोई इतना हार्ड नहीं दे रहा है, बस क्या कर रहा है, घुमा घुमा के दे रहा है। इसलिए हम लोग प्रैक्टिस को इतना अच्छा बना लेंगे ताकि हम लोग अच्छे से वहां पे लिख करके आएंगे, अच्छे से हम लोग टिक करके आएंगे। तो चलिए इसका सबसे पहला सवाल में देखते हैं हम लोग। देखिए, जो आपके हिंदी में सवाल पूछा जाएगा वो अपठित पद, यानी कि आपके बुक से सवाल नहीं रहेंगे, वो बाहर से रहेंगे, ठीक है। जो गद्यांश दिया रहेगा, ठीक है। देखिए सवाल क्या है, निम्नलिखित गद्यांश को ध्यानपूर्वक पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के लिए सही विकल्प का चयन करें, ठीक है। तो देखिए आपको एक गद्यांश दिया रहेगा, उसको आपको ध्यान से पढ़ना है, ठीक है। और इससे 5 सवाल पूछा जाएगा जो कि प्रत्येक आपका 1 मार्क्स का होगा, ठीक है। 1 मार्क्स का 5 सवाल, यानी कि 5 नंबर यहां से आपका क्लियर हो जाने वाला है और 100% यहां से बच्चे उठा करके आएंगे 5 नंबर। तो देखिए कैसे करना है वो चीज को समझिएगा। सबसे पहले आप गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है। क्या है, किसी भी व्यक्ति को अपने देश से प्रेम होता है। तो बिल्कुल किसी भी व्यक्ति, कोई भी मानव हो, कोई भी व्यक्ति हो, उसको अपने देश से प्रेम होता है। जैसे कि हम लोग को भारत से प्रेम है, भारत से प्यार है, मोहब्बत है, ठीक है। देश प्रेम स्वाभाविक है। क्या है, देश प्रेम जो है ना, ये स्वाभाविक है, ठीक है। हम जिस देश में रहते हैं उसका हमारे ऊपर भारी ऋण होता है। हम देश की जलवायु में पलते हैं, यहाँ की जो देश की जो क्लाइमेट है बच्चों, उसमें हम लोग क्या होते हैं, पलते हैं, ठीक है। देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं, ठीक है। देश की मिट्टी में ही गिरकर उठकर बड़े होते हैं। धरती के माँ के द्वारा दिए गए अन्न से हमारा भरण पोषण होता है। मतलब कि जो भूमि है बच्चों, हमारा धरती माँ, ठीक है, उसके अन्न से जो प्राप्त होता है हम लोग को, ठीक है, अन्न प्राप्त होता है, उसी से हम लोग का भरण पोषण होता है, ठीक है। देश के रीति रिवाजों को निभाना, विभिन्न धर्मों को सम्मान की दृष्टि से देखना तथा उन पर गर्व करना देश प्रेम है। बिल्कुल, देश प्रेम क्या है, देश की रीति रिवाजों को निभाना और विभिन्न धर्मों का सम्मान देना, है ना, रिस्पेक्ट करना, सभी अलग अलग धर्मों को रिस्पेक्ट करके दृष्टि से देखना और उन पर गर्व करना, ठीक है। यही क्या है, देश प्रेम है। हमें देश की उन्नति के लिए भी समता और सहृदयता को पाठ पढ़ना और पढ़ाना चाहिए, बिल्कुल, है ना। तो ये आपका गद्यांश होगा। अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल पूछे गए हैं जिसका जवाब देना है। क्या है, हम किसके प्राणी हैं, ठीक है। तो हम किसके प्राणी हैं, मातृभूमि के, स्वयं की, धन की या फिर धर्म की, ठीक है। तो हम किसके प्राणी बच्चों, तो हम जो है मातृभूमि के प्राणी हैं। किसके प्राणी हैं, मातृभूमि के, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखिए क्या है, किसी भी व्यक्ति में देश प्रेम होता है, बलपूर्वक, मजबूरी, स्वाभाविक, अस्वाभाविक। तो पहले लाइन में ही पढ़े थे, किसी भी व्यक्ति का जो है स्वाभाविक देश प्रेम होता है, ठीक है। जो देश प्रेम होता है ना वो स्वाभाविक होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए क्या दिया हुआ है, हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, ठीक है। तो हमारा भरण पोषण किसके द्वारा होता है, दान से मिले अन्न से, गलत, ठीक है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से, ये सही है बच्चों, ठीक है। धरती माँ के द्वारा दिए गए अन्न से जो है हम लोग का भरण पोषण होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। हम लोग क्या दिया हुआ है, देश की उन्नति के लिए हम क्या करें, ठीक है। तो देश की उन्नति के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, अपने रीति रिवाजों की निंदा करें। भाई अपने रीति रिवाज को अपना बेइज्जती करोगे, नहीं, गलत। अगला क्या है, अपने मन का कार्य करें, नहीं। हम ऋण ले, नहीं। मतलब कि हम लोग को उन्नति के लिए, देश की उन्नति के लिए क्या करना चाहिए, तो सभी को समता तथा सहृदयता को पाठ पढ़ाएं, ठीक है। जो लास्ट लाइन में आपका लिखा हुआ था, क्या लिखा हुआ था कि सभी की समता और सहृदयता का पाठ पढ़ाएं और पढ़ें। चलिए अगला सवाल देखते हैं हम लोग, देश प्रेम क्या है।
तो देश प्रेम क्या है? देश प्रेम यह है कि देश के प्रति रीति रिवाजों को निभाना और सभी धर्मों को, विभिन्न धर्मों को सम्मान देना, यही है आपका बच्चों देश प्रेम। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। चलिए, ये 5 नंबर यहां से आपका क्लियर हो जाएगा। मुझे आशा है कि आपको गद्यांश करना बहुत ही अच्छे से आता है। देखिए, अब यहां से एक और पद्यांश दिया है। ठीक है, इस पद्यांश को आपको पढ़ना है। ठीक है, और इससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, उसका जवाब देना है। देखिए क्या है, देखकर बाधा विविध, है ना, विघ्न घबराते नहीं। ठीक है, और काम कितना ही कठिन हो तो बताते नहीं, भीड़ में चंचल बने जो वीर दिखलाते नहीं, हो गए एक आन में उनके बुरे दिन भी भले, जब सब जगह सब काल में वे फूल फले। ठीक है, चिलचिलाती धूप को जो चांदनी देवे बना, काम पड़ने पर करे जो शेर का सामना। ठीक है, जो कि हंस हंस के चबा लेते हैं लोहे की चना। ठीक है, जो हंस हंस के लोहे की चना चबा लेते, कठिन कुछ भी नहीं जिनके हैं जी में ये ठाना। ठीक है, तो कोई भी चीज़ कठिन नहीं बच्चों, अगर आप चाहो तो वो चीज़ कर सकते हो। ठीक है, अब देखिए इससे कुछ रिलेटेड सवाल है, इसका जवाब हम लोग देते हैं। क्या पद्यांश में किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया जा रहा है? ठीक है, तो जो बाधाओं से घबराते नहीं, जो अपने कर्तव्यों से विमुख है, जो भाग्य के सहारे रहते हैं, जो परिश्रम नहीं करते हैं। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, जो बाधाओं से घबराते नहीं है। ठीक है, किन व्यक्तियों की ओर संकेत किया गया? जो बाधाओं से घबराते, मतलब कि अगर प्रॉब्लम आए तो वो घबराते नहीं है, एकदम बिंदास रहते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग का एग्जाम आ गया, ठीक है, तो कुछ बच्चे, काफी लोग घबरा गए और कुछ बच्चे घबराए नहीं है। ठीक है, तो वो चीज होता है। चलिए अगला बढ़ते हैं हम लोग। दुख आने पर कौन घबराते हैं? तो सिंपल है बच्चों, जो मेहनत नहीं करता है। जो मेहनत नहीं करता है वो क्या होता है? दुख आने पर घबराता है। जैसे कि यहाँ पे बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो काफी मेहनत किए होंगे, पूरा साल भर मेहनत किया होंगे। ठीक है, कोई पूरा साल भर किया होगा और कोई बस 10 से 1 महीना मेहनत किया होगा। ठीक है, तो घबराएगा कौन ज्यादा? जो साल भर मेहनत किया वो, या फिर जो 1 मंथ और 2 मंथ मेहनत किया वो घबराएगा? तो जो घबराएगा कौन? तो जो 1 मंथ और 2 मंथ, मतलब जो मेहनत ही नहीं किया है, बहुत ही कम मेहनत किया है, वो दुख आने पर क्या होते हैं? घबराते हैं। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। समय आने पर परिश्रमी लोग किसका, यहाँ पे छूटा हुआ है, किसका सामना करते हैं? ठीक है, तो किसका सामना करते हैं बच्चों? ठीक है, तो गिदड़ों का, सियार का, शेर का, रात दिन का। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा शेर का। समय आने पर जो परिश्रमी लोग होते हैं, जो मेहनती लोग होते हैं, वो शेर का सामना करते हैं। ठीक है, आपके पद्यांश में लिखा हुआ था। लोहे के चने चबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? ठीक है, तो कठिन परिश्रम करा, भूख शांत करना, गंभीर संकट में फंसना, कठिनाइयों को झेलना। तो लोहे के चने चबाना, इसका मतलब होता है बच्चों कि कठिनाइयों को झेलना। कठिनाई आ गई, उसका झेलना, यही होता है लोहे के चने चबा लेते हैं। ठीक है, चलिए अब एक और सवाल जो है कि इसका क्या दिया हुआ? वीर शब्द का विलोम है। ठीक है, तो वीर शब्द का विलोम क्या है? वीर का उल्टा क्या होता है बाबू? उल्टा इसका कायर होता है, याद रखिएगा। वीर का उल्टा कायर, वीर का उल्टा कायर। ठीक है, तो देखिए आपका ये व्याकरण में भी सवाल इस तरीके से आ सकते हैं। ठीक है, तो ये आप लोग का 10 मार्क्स यहां से हो गया क्लियर। 5 नंबर आपका गद्यांश और 5 नंबर आपका पद्यांश से। ठीक है, अब देखिए यहां से व्याकरण आपके कुछ सवाल पूछे जाएंगे। ठीक है, व्याकरण में आपका 10 सवाल पूछा जाएगा। कितना सवाल? 10, और प्रत्येक जो है आपका 1 मार्क्स का होगा। तो यहां से आपका 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, अगर आप 10 अगर सही कर लेते हैं तो। चलिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है इसका 11 नंबर, कि निम्नलिखित में से अकर्मक क्रिया किस वाक्य में है? ठीक है, अकर्मक, जिसमें कर्म ना हो, जिसमें मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है, जिसमें कर्म ना हो। ठीक है, जिसमें कर्म ना हो उसी को हम लोग अकर्मक कहते हैं। तो देखिए गाय घास खाती है। ठीक है, तो इसमें तो कर्म आपको नजर आ रहा है, घास जो है ये कर्म है। ठीक है, रानी गाना गाती है, तो ये गाना है क्या आपका? कर्म। ठीक है, और राजू पत्र लिखता है, तो पत्र भी आपका कर्म है। ठीक है, लेकिन बच्चा रोता है, इसमें आपका कर्म है ही नहीं। ठीक है, बच्चा रोता है, ये कर्म नहीं है। ठीक है, तो ये आपका अकर्मक क्रिया ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है, अगर यही चीज सवाल में अगर बच्चों गाय घास खाती है, तो गाय क्या खाती है? घास खाती है, तो गाय घास जो हो जाएगा ये कर्म हो जाएगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर रहता कि गाय खाती है, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो ये अकर्मक हो जाता। समझ में आया? तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, जिसमें आपका कर्म है, ये आपका सकर्मक, ये भी आपका सकर्मक हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये आपका अकर्मक हो जाएगा। मैं सभी चीजों को बता दे रहा हूं। ठीक है, कोई भी सवाल है आपको करके आना है। ये आपका पत्र लिखता है, यहाँ पे भी आपका कर्म है, तो ये आपका सकर्मक हो जाएगा।
ठीक है, समझ में आया बात। चलो अगला सवाल की तरफ बढ़ते हैं। वह पानी पी रहा है, ठीक है, अकर्मक, सकर्मक, प्रयत्नात्मक या फिर द्विकर्मक। तो सिंपल से पता चल रहा है कि वह पानी पी रहा है। क्या पी रहा है? पानी पी रहा है। तो पानी क्या हो गया? कर्म हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, तो ये आपका सकर्मक क्रिया हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सकर्मक क्रिया, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, और यही चीज रहता है, वह पी रहा है। क्या पी रहा है सो नहीं पता, वह पी रहा है, तो ये आपका अकर्मक हो जाता। समझ में आया अब सकर्मक और अकर्मक का मतलब? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगले सवाल की तरफ आते हैं। क्या है? निम्न में से कौन जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं है? तो जड़ का और भी शब्द कौन नहीं है? तो जड़ का मतलब अचेतन होता है, ये तो है। मूर्ख भी होता है और वृक्ष का मूल भी होता है। लेकिन जोड़ जो है बच्चों, ये आपका जड़ का कोई अनेकार्थी शब्द नहीं है। ठीक है, जड़ का जो है आपका पर्यायवाची शब्द नहीं है, अनेकार्थी शब्द नहीं है जोड़। ठीक है, बाकी अचेतन है, मूर्ख है, वृक्ष का मूल है। तो आप इस चीज को याद रखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन चूंकि आपको क्या है, थोड़ा थोड़ा पलट के दे रहा है। ठीक है, तो जड़ का जो है आपका अनेकार्थी शब्द अचेतन होता है, याद रखिएगा। जड़ का जो अनेकार्थी शब्द होता है वो मूर्ख होता है, और जड़ का आपका होता है वृक्ष का मूल। ठीक है, तो ये तीनों चीज याद रखिएगा। और जड़ का अनेकार्थी शब्द नहीं कौन नहीं होता है? तो ये आपका जोड़ नहीं होता है। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। देखिए सभी क्वेश्चन को आपको ध्यान से देखना है मेरे प्यारे बच्चों। क्वेश्चन थोड़े थोड़े जैक बोर्ड इस बार पलट रहा है। ठीक है, पहले एकदम सेम टू सेम छाप देता था, लेकिन अब थोड़ा थोड़ा पलट रहा है। तो आप इसको कॉन्सेप्ट बेस से देखो। ठीक है, रटने से काम अब थोड़ा सा कम चलेगा। ठीक है, तो आप लोग को बस जो जो है उस चीजों को अच्छे से समझना होगा। क्या है अगला सवाल? जिस समास में उत्तर पद प्रधान हो और पहले पद के साथ लगी हुई विभक्ति का लोप हो जाता है, वह कौन सा समास है? ठीक है, तो जो उत्तर का पद का प्रधान हो, ठीक है, जो उत्तर पद का प्रधान हो, तो ये आपका तत्पुरुष समास हो जाएगा। कौन सा पुरुष? तत्पुरुष समास। इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हैं बच्चों, जैसे मूर्तिकार है ना, मूर्तिकार। ठीक है, तो मूर्तिकार क्या है? इसका उत्तर पद जो है वो क्या हो रहा है? प्रधान है। ठीक है, मतलब मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। मूर्ति बनाने वाला मूर्तिकार कहलाता है। राजद्रोही, जो राजा की बात नहीं सुनता, जो राजा के विरुद्ध काम करता है, वो आपका राजद्रोही हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका तत्पुरुष के उदाहरण हो गए। चले अगले सवाल देखते हैं हम लोग। आजीवन कौन सा समास है? तो याद रखिएगा बच्चों, आजीवन जो है आपका अव्यय भाव है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। आजीवन का कौन सा समास है? अव्यय भाव। ठीक है, अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रात ही रात में विग्रह का समस्त पद क्या होगा? अगर रात ही रात का अगर हम समस्त पद बना दिए, एक ही पद बना दिए, तो क्या हो जाएगा? रातों रात। क्या हो जाएगा? रातों रात। ठीक है, कहां पे है? तो ऑप्शन नंबर 1 में है। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल बढ़िए। क्या है? सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया, यह कौन सा वाक्य है? तो सूर्योदय हुआ और उजाला फैल गया, और लग गया यहाँ पे, मतलब कि ये संयुक्त वाक्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आइए। बच्चे गीत गा रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? तो बच्चे गीत गा रहे हैं। ठीक है, बच्चे क्या कर रहे हैं? गीत गा रहे हैं, तो कौन सा वाच्य हो जाएगा? कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य, बहुवाच्य है? कोई नहीं। तो यहाँ पे बच्चे गीत गा रहे हैं, इस पे जो जोर दिया जा रहा है, कर्ता पे जोर दिया जा रहा है ना, तो ये आपका कर्तृवाच्य हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले सवाल की तरफ आइए। क्या है? जो अव्यय दो उपवाक्य, दो वाक्यों को परस्पर जोड़ने का काम करते हैं, वह अव्यय क्या कहलाते हैं? तो उसको हम लोग कहते हैं समुच्चय, है ना, समुच्चय बोधक कहते हैं उसको। तो ऑप्शन नंबर 2 दूसरा इसका राइट हो जाएगा। उसकी हालत डैश खराब है, यह अव्यय पद को चुने। उसकी हालत नहीं खराब है, उसकी हालत सही खराब है, उसकी हालत बहुत खराब है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 1 जो हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऊपर नीचे हो गया, कोई दिक्कत नहीं, आपको बस सही आंसर को सटीक जवाब देना है। तो उसकी हालत क्या हो जाएगा? बहुत खराब है। क्या हो जाएगी? बहुत खराब है। ठीक है, चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। क्या है? देखिए यहां से आप कुछ आपके बुक से क्वेश्चन दिए रहेंगे, वहां से तो बिना बुक से था, अब यहाँ के बुक से रहेंगे, और ये गद्यांश दिया रहेगा, और इस गद्यांश को आपको ध्यान से पढ़ना है। ठीक है, इससे रिलेटेड आपका जवाब देना है। और उसमें हम लोग को 5 क्वेश्चन पूछा जा रहा था, इसमें हम लोग को 4 क्वेश्चन पूछा जाएगा, जो कि प्रत्येक 1 मार्क्स का होगा। ठीक है, तो यहां से आपका 4 नंबर क्लियर हो जाएगा। क्या है? फसल क्या है? और तो कुछ नहीं, नदियों के पानी का जादू है। क्या है? फसल नदियों के पानी का जादू है। वह हाथों के स्पर्श की महिमा है। भूरी काली संदली मिट्टी का गुणधर्म है। क्या है? किसका गुणधर्म? मिट्टी का गुणधर्म। रूपांतर है। सूरज की किरणों का सिमटा हुआ संकोच है। ठीक है, हवा का थिरकने का। तो ये जो है बच्चों कविता, ठीक है, ये जो कविता है आपका किससे लिया गया है? ये फसल जो है ना, एक कविता, उससे लिया गया है। ठीक है, और इसी के बारे में यहाँ पे बताया गया। अब देखिए किससे रिलेटेड कुछ सवाल पूछे गए हैं। प्रस्तुत पंक्तियां किस कविता से ली गई? अरे वही तो सवाल पूछ दिया, किससे ली गई है? तो फसल से ली गई है। किससे ली गई है?
फसल से लिया गया है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। फसल किसका जादू है, तो अभी हम लोग जस्ट पढ़े थे, फसल किसका जादू है, नदियों के पानी का जादू है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। फसल किसका रूपांतरण है, ठीक है, सूरज के किरणों का रूपांतरण है, फसल जो है ये सूरज के किरणों का रूपांतरण है। फसल किसका गुणधर्म है, बोले थे ना मिट्टी का गुणधर्म है, फसल जो है ना मिट्टी के गुणधर्म है, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, 4 सवाल हो गए कंप्लीट, यहां से 4 नंबर आप लोग का। अब देखिए यहां से आपका एक गद्यांश और रहेगा जो कि बुक से रहेगा। ठीक है, आपका एक पद्यांश रहेगा बुक से और एक गद्यांश रहेगा। तो गद्यांश में आप लोगों को ध्यान से पढ़ना, इससे भी आपका 4 सवाल पूछा जाएगा जो कि प्रत्येक 1-1 मार्क्स का 4 मार्क्स का होगा। चलिए पढ़ते हैं। काशी संस्कृति की पाठशाला है, काशी जो है किसकी पाठशाला है, संस्कृति की पाठशाला है। ठीक है, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। जो काशी है ना, शास्त्रों में आनंद कानन के नाम से प्रतिष्ठित है। और काशी में कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। ठीक है, काशी में कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ है। कहाँ पर है, तो काशी में है। काशी में बिस्मिल्लाह खां के हजारों सालों का इतिहास है, बिस्मिल्लाह खां का हजारों सालों का इतिहास है काशी में, जिसमें पंडित कंठे महाराज हैं, विद्याधरी और बड़े रामदास जी हैं, मौजुद्दीन खां है और वह इन रसिकों के उपकृत होने वाला अपार जन समूह है। यह एक अलग काशी है। ये क्या है, एक अलग काशी है जिसकी तहजीब, अपनी बोली, अपने विशिष्ट लोग हैं। ठीक है, इनके अपने उत्सव, अपने गरिमा है ना, अपने गम, अपना सेहरा बनना और अपना नौहा। आप यह संगीत को भक्ति को किसी भी धर्म के कालावार से है, कजरी की चैती से विश्वनाथ को और विश्वलाची से, और बिस्मिल्लाह खां के गंगा द्वार है ना, बिस्मिल्लाह खां के गंगा द्वार से अलग करके नहीं देख सकते हैं। किससे अलग नहीं करके देख सकते, तो गंगा द्वार से। अब देखिए ये जो चैप्टर है बच्चों आपका नौबत खाने इबादत, ठीक है, जो आपके चैप्टर है नौबत खाने में इबादत, इससे लिया गया है और इसका लेखक का नाम यतीन्द्र मिश्र है। तो आप लोग हिंदी में लेखक और लेखिका का नाम और कवित्री का नाम अच्छे से याद कर लेना है, क्योंकि यहां से आपका सभी जितने भी आपके पूछे जाएंगे गद्यांश पद्यांश, वहां से आपके सवाल रहेंगे ही रहेंगे। अब देखो क्या है, शास्त्रों में काशी किस नाम से प्रतिष्ठित है, तो अभी हम लोग आपको बताए थे आनंद कानन। ठीक है, आनंद कानन। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की तरफ आइए। क्या दिया हुआ है, काशी किसकी पाठशाला है, तो अभी हमने बताया था काशी जो है संस्कृति की पाठशाला, पहले लाइन में ही आपका लिखा हुआ था। अगले सवाल देखिए क्या है, कालाधर हनुमान व नृत्य विश्वनाथ कहाँ विद्यमान है, तो कालाधर जो है हनुमान नृत्य विश्वनाथ ये काशी में स्थित है बच्चों, ये तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, तो किन विशेषताओं के कारण काशी अन्य स्थलों से अलग है। ठीक है, तो तहजीब, बोली, विशिष्ट लोग, उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। किन विशेषताओं के कारण काशी अलग है, अलग स्थान इसका दिया गया, तो तहजीब से, यहाँ की बोली से, यहाँ के विशिष्ट लोग से, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए इससे और भी सवाल बन सकता है कि बिस्मिल्लाह खां किससे अलग करके नहीं देखा जा सकता है, तो इसको गंगा द्वार से अलग करके नहीं देखा जाता है, लास्ट लाइन में हम लोग पढ़े थे। मतलब जो भी सवाल पूछा जाएगा ना वो आपके वहां जो रहेंगे गद्यांश, उसी से आपका सवाल रहेगा। ठीक है, हाँ, और गद्यांश को ध्यान से पढ़ना है वरना थोड़ा थोड़ा कुछ फंसाता है क्वेश्चन को। ठीक है, क्योंकि आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो बच्चों, इस चीज को ध्यान में रखो, आप मैट्रिक एग्जाम दे रहे हो तो आपको कुछ क्वेश्चन तो जरूर फंसाएगा। ठीक है, हाँ, तो उसको आप लोग को जो पढ़े होंगे, जो अच्छे से पढ़े होंगे, जो चीज को समझते होंगे, उस चीज का आंसर आराम से कर लेंगे। हाँ, अगला सवाल देखो, भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तो भोलानाथ का जो वास्तविक नाम था बच्चों, ये क्या नाम था, तो तारकेश्वर। ठीक है, अच्छा यहां से आप लोग एक चीज ध्यान दीजिएगा कि कृतिका से आपका 2 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, कृतिका से 2 ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, बाकी सब्जेक्टिव में पूछा जाएगा। ठीक है, तो भोलानाथ का वास्तविक नाम क्या था, तारकेश्वर नाथ। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट हो जाएगा। अगला सवाल देखो, अंत में मूर्तिकार कैसी नाक लगाने का सुझाव दिया, तो अंत में जो है मूर्तिकार जिंदा नाक लगाने का सुझाव दिया, ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो ये था मेरे प्यारे बच्चों आप लोग का 30 महत्वपूर्ण सवाल, 30 इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस वीडियो को कमेंट करेंगे नीचे में। ठीक है, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देंगे सभी लोगों तक। ठीक है, और आप लोग प्रैक्टिस करते रहो बच्चों इसी तरीके से। ठीक है, इसी तरीके से जिस तरीके से मैथ में किए हो, ठीक है, तो उस तरीके से हमने जो एसएसटी में थोड़ा सा देखा था, उसमें एसएसटी में क्या है कि थोड़ा एमसीक्यू गड़बड़ा दिया था। और वो आज नहीं, आप लोग के लिए नहीं, वो आप लोग का
2-3 सालों से एमसीक्यू गड़बड़ाता है, मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में उसी तरीके का सवाल आता है, लेकिन सब्जेक्टिव तो सारा वही जो हमने बताया था, ठीक है। हाँ, और मैथ में तो गर्दा कबाड़ दिया इस बार, ठीक है। उसी तरीके से आप लोग को हिंदी में भी करना है, तो आपको क्या करना है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करना है, ठीक है। तो हमारे चैनल पर आपको प्रैक्टिस करवाया जाएगा, ठीक है। और हाँ बच्चों, आपको हिंदी का एक हम प्ले लिस्ट बना देंगे, ठीक है। वहां से आप अपना हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। साइंस का तो बना हुआ है, तो साइंस वाला देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि साइंस के भी लिए आपके पास टाइम नहीं है, 21 तारीख को है ना, 19 के बाद तुरंत 21 को आप लोग का साइंस का एग्जाम है, तो साइंस के लिए प्लेलिस्ट बना हुआ, वहां से आप जाकर देख सकते हैं। और भी वीडियो अपलोड होंगी, तो टेंशन नहीं लेना है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हमसे जुड़ने के लिए हमारा इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप ग्रुप का चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।